द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आप PDF के रूप में देख सकते हैं और अपनी और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फ्री में प्ले स्टोर से मिल जाएगा ऐप, और ये सारे ही नोट्स आपको फ्री में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाब शाह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। और आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। जी हाँ, हम लोग चैप्टर ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, तो अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। और जो हमारी पॉलिटिकल साइंस है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस। से हम पूरी बुक को ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आपने अभी तक पूरी बुक नहीं पढ़ी है तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ आप प्ले लिस्ट में सारी ही चैप्टर्स देख पाएंगे। एंड इसकी जो यूनिट 1 है उसका हम लोग पूरे जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे यूनिट 1 के वो भी कवर कर चुके हैं। अगर आपने यूनिट 1 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देखना मत भूलना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ओके, आज के जो हमारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं वो यूनिट 2 से होने वाले हैं, यानी यूनिट 2 की जो B आपका चैप्टर है उससे हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ये कहें जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चंस पे हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी किए आपके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और आपकी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आपके चैप्टर में से जो फर्स्ट क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है या बार बार जो पूछा जाता है, ये मोस्टली बार बार ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है शीत युद्ध क्या था तथा इसके उदय होने के कारणों का वर्णन करें। यानी आपको इसमें सिंपली बताना है कि शीत युद्ध क्या था और ये उदय क्यों हुआ, इसके क्या क्या कारण थे, किस वजह से शीत युद्ध की शुरुआत हुई। फर्स्ट मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दूं शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब कोई युद्ध यानी जब कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जहां होड़ हो जाए, यानी हथियारों में, टेक्नोलॉजी में, हर चीज़ में एक दूसरे के साथ होड़ शुरू हो जाए, वही शीत युद्ध है। यहाँ हम डायरेक्ट जाके किसी को मारते नहीं है, किसी से लड़ते नहीं है, बस क्या होता है हथियारों की होड़ शुरू हो जाती है और लोग एक दूसरे के लिए मारने काटने, मतलब रियलिटी में नहीं मारते, विचारधाराओं में युद्ध होता है, विचारधाराओं की लड़ाई होती है शीत युद्ध। आई होप आपको पता चल गया होगा शीत युद्ध क्या होता है। चलिए फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि शीत युद्ध क्या है आखिर। चलिए स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध एक वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव का दौर था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1947 से 1991 तक चला। इसे शीत कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रत्यक्ष सैन्य संघर्ष नहीं हुआ, बल्कि दोनों पक्षों ने परमाणु हथियारों के खतरे के बीच प्राक्सीय युद्ध, जासूसी, राजनीतिक दबाव और प्रचार का इस्तेमाल किया। यानी जो शीत युद्ध था वो एक वैचारिक और राजनीतिक और सैन्य तनाव का दौर था जो कि हमारा 1947 से 1990 तक चला, और इसे शीत कहा गया क्योंकि इसमें कोई भी सैन्य प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं था, यानी सेना ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से जो जासूसी, राजनीतिक दबाव और प्रचार प्रसार था ये देखने को मिला। ठीक है, अब हम देखेंगे शीत युद्ध के प्रमुख पक्ष, यानी शीत युद्ध के कौन कौन से 2 प्रमुख पक्ष थे। पहला आप लिख सकते हो संयुक्त राज्य अमेरिका, पूंजीवाद और लोकतंत्र पर आधारित पश्चिमी देशों का नेता। यानी जो संयुक्त राज्य अमेरिका था ये पूंजीवाद पर आधारित था और लोकतंत्र पर आधारित पश्चिमी देशों का नेतृत्व कर रहा था। और जो दूसरा मुख्य पक्ष था वो था सोवियत संघ, जो कि साम्यवाद और एक पक्षीय शासन पर आधारित पूर्वी देशों का नेता था। यानी जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद और एक पक्षीय शासन को बढ़ावा देता था और इसने पूर्वी देशों का नेतृत्व किया था। आई होप आपको दोनों पक्षों के बारे में पता चल गया होगा। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के प्रमुख घटनाक्रम, यानी शीत युद्ध को हम किन किन घटनाक्रमों के साथ जोड़कर देख सकते हैं। ये घटनाक्रम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही घटनाक्रम मेन जो भूमिका निभाते हैं, यही सारी घटना है जो शीत युद्ध में एक्चुअल में उसे शीत युद्ध बनाती हैं। ठीक है, ये सारी घटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप इन्हें डेट के साथ याद कर लेना। पहला हमारा 1947 में मार्शल योजना और ट्रूमैन संधि ने शीत युद्ध की शुरुआत को चिन्हित किया। यानी शीत युद्ध की शुरुआत 1947 में मार्शल योजना और ट्रूमैन की जो संधि हुई थी
उसके साथ में शीत युद्ध की शुरुआत हुई। फिर हमारा 1949 में नाटो और वार्सा संधि का गठन। 1949 में नाटो और वार्सा संधि का गठन हुआ, जिसने शीत युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर उसके बाद में 1950 से 53 में कोरियाई युद्ध हुआ, जो कि शीत युद्ध को बढ़ाने का एक कारक बना। और फिर आप लिख सकते हैं 1959 में क्यूबा की क्रांति। क्यूबा की जो क्रांति हुई थी उसने भी शीत युद्ध को कहीं ना कहीं बढ़ा दिया था। और फिर आप लिख सकते हैं 1961 में बर्लिन की दीवार का निर्माण। 1961 में जब बर्लिन की दीवार का निर्माण हुआ तो शीत युद्ध ने एक चरम बिंदु पकड़ लिया था, जिसकी वजह से शीत युद्ध में जो बढ़ोतरी थी वो और ज़्यादा हो गई थी। फिर आप लिख सकते हैं 1962 का क्यूबा मिसाइल संकट। फिर उसके बाद में हम लिख सकते हैं 1965 से 75 का वियतनाम युद्ध। उसके बाद में आप लोग लिख सकते हैं 1979 का सोवियत संघ का अफगानिस्तान पर आक्रमण। फिर उसके बाद में आप लिख सकते हैं 1989 का बर्लिन की दीवार का गिरना, यानी जब 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी थी तब हमारा शीत युद्ध की जो समाप्ति थी, समाप्ति की ओर चल गया था। एंड नेक्स्ट आप लिख सकते हैं 1991 में सोवियत संघ का विघटन और शीत युद्ध का अंत। और 1991 में जाकर सोवियत संघ का विघटन हुआ और शीत युद्ध के समाप्त हो गया, यानी यहाँ शीत युद्ध समाप्त हो गया था। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के उदय के 6 प्रमुख कारण, यानी शीत युद्ध की शुरुआत क्यों हुई, क्या जरूरत थी कि शीत युद्ध शुरू हुआ या किसकी वजह से शीत युद्ध शुरू हुआ। अब हम इसके 6 प्रमुख कारणों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। शीत युद्ध जो 1947 से 1991 तक चला था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव की अवधि थी। यानी जो शीत युद्ध था वो 1947 से 1991 तक चला था और ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू हुआ था। और किन किन देशों के बीच, तो ये सोवियत संघ और अमेरिका के बीच जो वैचारिक और राजनीतिक और सैन्य तनाव था उसकी वजह से ये बना था, या उसकी वजह यही कारण थे शीत युद्ध की शुरू होने के। अब हम देखेंगे शीत युद्ध के क्या कारण थे जिन्हें निम्नलिखित दर्शाया गया है, या निम्नलिखित आप देख सकते हैं इसके 6 प्रमुख कारण, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ शीत युद्ध की शुरुआत हुई। तो पहला कारण आप लिख सकते हैं वैचारिक भेदभाव, यानी जो विचारधारा थी, यानी जो सोच विचार थे उनमें बहुत ज़्यादा भेदभाव था, विचारों में भेदभाव था। किस तरह से, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो विरोधी महाशक्तियों के रूप में उभरे। अमेरिका पूंजीवाद और लोकतंत्र पर आधारित था, जबकि सोवियत संघ साम्यवाद और एक पक्षीय शासन पर आधारित था। यानी हम ये कह सकते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही महाशक्ति उभरे और दोनों ने ही एक दूसरे का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि जो अमेरिका था वो पूंजीवाद और लोकतंत्र को बढ़ावा देना चाहता था और ये चाहता था कि पूरे विश्व में पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपनाया जाए। पर जो सोवियत संघ था वो साम्यवाद को बढ़ावा देता था और एक पक्षीय शासन को बढ़ावा देता था कि साम्यवाद बढ़े पूरे विश्व में और एक पक्षीय शासन रहे। इन दोनों की विचारधाराओं के बीच मूलभूत भेदभाव थे, जिसके कारण गहरी अविश्वास और तनाव पैदा हो गया। और यही कारण थे कि इन दोनों ही देशों के बीच में भेदभाव पैदा हुए और गहरे अविश्वास पैदा हो गया, जिसकी वजह से इनमें जो विश्वास था उसकी कमी हो गई और कहीं ना कहीं हम मतभेद को देख पाते हैं। आई होप आपको फर्स्ट जो कारण था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट कारण यानी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के ऊपर देखने वाले हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को हम किस प्रकार देख सकते हैं। दोनों महाशक्ति वैश्विक प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा करती थी। उन्होंने यूरोप, एशिया और अन्य क्षेत्रों में अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करने का प्रयास किया। इस राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने कई संघर्षों को जन्म दिया, जिसमें प्रॉक्सी युद्ध, जासूसी और राजनीतिक हस्तक्षेप शामिल हैं। यानी दोनों ही महाशक्ति अन्य देशों पे, यूरोप, एशिया और जितने भी अन्य देश थे या अन्य आइलैंड वगैरह थे, सब पर अपना क्षेत्र बनाना चाहते थे, सब पर अपना प्रभाव चाहते थे। अमेरिका चाहता था कि मेरा प्रभाव रहे पूरे विश्व पर और सोवियत संघ चाहता था कि उसका प्रभाव रहे, और जिसकी वजह से दोनों ही देशों में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता या ये कहें राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बन गई। दोनों ही एक दूसरे के खिलाफ हो गए और जिसकी वजह से हम प्रॉक्सी युद्ध और जासूसी ही जैसी हस्तक्षेप या ऐसी
इन चीज़ों को देख पाते हैं। नेक्स्ट आप इसमें नेक्स्ट कारण लिख सकते हैं सैन्य शक्ति का निर्माण। किस तरह से सैन्य शक्ति का निर्माण बढ़ने लगा और दोनों के बीच में जो हथियारों की होड़ थी शुरू हो गई, कैसे, चलिए देखते हैं। दोनों महाशक्तियों ने बड़ी सैन्य और शक्तिशाली हथियारों का निर्माण किया। इसमें परमाणु हथियारों की दौड़ शामिल थी जिसमें दुनिया को परमाणु युद्धों के खतरे में डाल दिया। यानी दोनों ही देशों के बीच में एक ऐसी दौड़ शुरू हो गई जो हथियारों को लेकर थी कि किसके पास कितने ज़्यादा हथियार हो, और इसी होड़ ने परमाणु बमों का आविष्कार भी किया और परमाणु बमों को पूरी दुनिया के सामने उजागर किया और कहीं ना कहीं पूरी दुनिया को परमाणु बमों के खतरे में भी डाल दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा होता है परमाणु बम का। अगर एक भी परमाणु बम का यूज़ किया तो उसके आसपास के जितने भी देश होते हैं वो तक तबाह हो सकते हैं, इतना खतरनाक होता है। और अमेरिका ने परमाणु बम का यूज़ भी किया था, अगर आपको याद हो, नागासाकी और हिरोशिमा जापान पर। आज तक नागासाकी और हिरोशिमा, देखिए, प्रथम विश्व युद्ध को समाप्त करने के लिए यूज़ किया था, कितना टाइम हो गया, और आज तक वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। किसकी वजह से? परमाणु बमों की वजह से, क्योंकि ये इतने खतरनाक होते हैं कि ये नस्लों तक को बिगाड़ देते हैं। यानी हमारी जो आने वाली नस्ल होती हैं उन्हें भी बिगाड़ देते हैं परमाणु बम। इसीलिए कहीं ना कहीं पूरे विश्व के लिए बहुत खतरा होते हैं। और दोनों ही महाशक्तियों ने पूरे विश्व को परमाणु बमों के खतरे में डाल दिया था, क्योंकि ये दोनों ही जो महाशक्तियाँ थी परमाणु बम और नए नए हथियारों की होड़ में लग गए थे। ठीक है, तो ये भी कारण है जिसकी वजह से शीत युद्ध जो था वो बढ़ने लगा। नेक्स्ट कारण आप लिख सकते हैं आर्थिक प्रतिस्पर्धा। किस तरह से, चलिए देखते हैं। दोनों महाशक्तियों ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और वैश्विक व्यापार पर नियंत्रण हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा की। इस आर्थिक प्रतिस्पर्धा ने शीत युद्ध के दौरान कई व्यापार युद्धों और आर्थिक प्रतिबंधों को जन्म दिया। यानी दोनों ही महाशक्ति ये चाहती थी कि हम आर्थिक रूप में मजबूत हो जाएं और पूरे विश्व के जो व्यापार है उस पर हमारा नियंत्रण हो। और इसी प्रतिस्पर्धा ने कहीं ना कहीं आर्थिक तनाव और आर्थिक संघर्ष को जन्म दिया, जो कि व्यापारिक युद्ध और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट कारण आप इसमें लिख सकते हैं प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध। यानी अब इन्होंने प्रचार प्रसार और मनोवैज्ञानिकता में भी युद्ध को बढ़ावा देना शुरू कर दिया था। किस तरह से? दोनों पक्षों ने जनता की राय को प्रभावित करने और अपने दुश्मनों को बदनाम करने के लिए प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध का इस्तेमाल किया। इसमें रेडियो प्रसारण, फिल्म, पुरस्कार और अन्य माध्यमों का उपयोग शामिल था। यानी दोनों ही विचारधारा, यानी दोनों ही देशों ने, अमेरिका और सोवियत संघ ने, अब दूसरे देश, यानी अगर अमेरिका वाले हैं तो सोवियत संघ को, अगर सोवियत संघ वाले हैं तो अमेरिका वालों को, दोनों ने ही एक दूसरे की बुराइयों को उखाड़ना शुरू किया, एक दूसरे को बदनाम करना शुरू किया, जनता के सामने बुरा करना शुरू किया। और इसका माध्यम बने रेडियो, फिल्म और पुरस्कार। इनके माध्यमों से जनता के बीच में, जनता के दिलों में दूसरे देश के लिए घृणा और जो विरोध भावना होती है वो पैदा करनी शुरू करी, ताकि जो लोग हैं वो भी दूसरे देश के खिलाफ हो जाएं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं 6 जो हमारा कारण है कि कौन सा हम छठा कारण लिख सकते हैं। छठा कारण आप लिख सकते हैं सोवियत संघ का विस्तार। किस तरह से, चलिए देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के कई देशों पर कब्जा कर लिया और उन्हें अपनी कठपुतली राज्यों में बदल दिया। इसमें अमेरिका और उसके सहयोगियों को डर में डाल दिया। उन्होंने सोवियत संघ को पश्चिमी यूरोप में आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। यानी कहीं ना कहीं जो सोवियत संघ था उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपना जो विस्तार था वो शुरू कर दिया था और पूर्वी यूरोप के जितने भी देश थे उन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और वहाँ के देशों को अपनी कठपुतली की तरह बनाना शुरू कर दिया। और इस वजह से जो अमेरिका और अमेरिका के सहयोगी देश थे उन्हें ऐसा लगने लगा कि कुछ टाइम में अगर ऐसा ही चलता रहा तो सोवियत संघ सबसे मजबूत हो जाएगा और ये विश्व पे अपना राज चलाएगा। इसीलिए पश्चिमी देशों ने इसे रोकने का भी प्रयास किया और जो कि शीत युद्ध का कारण बना। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि शीत युद्ध के यह कारण जटिल और परस्पर जुड़े हुए थे। इनमें से प्रत्येक कारण ने तनाव और अविश्वास के माहौल को बढ़ाने में योगदान दिया, जिससे शीत युद्ध को जन्म मिला। यानी ये सभी कारण एक दूसरे से रिलेटेड हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इन सभी कारणों ने महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध को जन्म देने का
एक कारण बनी या जन्म देने की वजह बनी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शीत युद्ध के सभी चरणों का वर्णन करें। यानी शीत युद्ध को हम कितने चरणों में बांट सकते हैं और किन किन चरणों को हम देख सकते हैं शीत युद्ध के अंतर्गत। तो हमें इस क्वेश्चन में उन सभी चरणों का वर्णन करना है कि किस तरह से हम शीत युद्ध को अच्छे से समझने के लिए चरणों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। शीत युद्ध के चरणों और राजनीतिक एक विस्तृत विश्लेषण, यानी हम शीत युद्ध को राजनीतिक तरीके से जो चरण बांटे गए हैं उनको देखते हैं। पहले आपको थोड़ा सा परिचय लिखना होगा, या फिर हम ये कहें परिचय के साथ ही जैसे आप शीत युद्ध की थोड़ी सी हेडिंग या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि शीत युद्ध क्या होता है, जो कि मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया। एंड देन आप फर्स्ट चरण से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले थोड़ी सी शीत युद्ध की डेफिनेशन देनी है कि शीत युद्ध क्या होता है। जो हमारी वैचारिक युद्ध होता है, जो हमारे विचारों, सोचों में और तकनीकों में जो होड़ होती है, वही शीत युद्ध कहलाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया है। फिर हम लिख सकते हैं प्रथम चरण से स्टार्ट, यानी जो हमारा प्रथम चरण है शीत युद्ध का, वो 1946 से 1949 तक चलता है। अब इसमें क्या क्या घटनाएं हुई उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहली घटना आप लिख सकते हैं मार्शल प्लान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण में सहायता करने के लिए अमेरिका द्वारा $13 बिलियन की सहायता प्रदान की गई। इसने सोवियत प्रभाव क्षेत्र में कम्युनिस्ट विस्तार को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में निर्माण चलाया गया, जिसकी वजह से अमेरिका ने $13 बिलियन की सहायता दी थी, ताकि जो सोवियत संघ है उसके प्रभाव को कम किया जा सके, कम्युनिस्ट जो पार्टी है उसके प्रभाव को रोका जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं ट्रूमैन सिद्धांत। अमेरिका द्वारा यह नीति अपनाई गई कि वह किसी भी राज्य का विरोध करेगा जो साम्यवाद को फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसमें शीत युद्ध की विचारधारा को परिभाषित करने में मदद की। यानी जो अमेरिका है, ट्रूमैन की संधि में अमेरिका ने ये अपनाया, या ये कहें अमेरिका ने ये कहा कि अगर कोई भी राज्य जो साम्यवाद को बढ़ावा देगा, यानी किसी भी देश की बात हो रही है, कोई भी देश जो साम्यवाद का बढ़ावा देगा, वो अमेरिका का सामना करेगा। यानी अमेरिका उसे रोकने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता साम्यवाद को बढ़ावा मिले। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं कम्युनिस्ट इन्फॉर्म ब्यूरो। सोवियत संघ के नेतृत्व में कम्युनिस्ट देशों का एक गठबंधन, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्यवाद का समन्वय करना था। यानी ये इसकी स्थापना की गई ताकि साम्यवाद का जो समन्वय है वो किया जा सके। ठीक है, अब हम द्वितीय चरण की ओर चलते हैं। द्वितीय चरण जो है वो स्टार्ट होता है 1949 से 1953 तक। अब इसके द्वितीय चरण में आप क्या क्या लिख सकते हैं, देखते हैं। कोरियाई युद्ध 1950 से 1953 में उत्तरी कोरियाई ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया। यह युद्ध अनिर्मित रहा, लेकिन इसमें शीत युद्ध की तीव्रता को दर्शाया। यानी ये जो युद्ध था ये 1950 से 1953 तक रहा। उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर युद्ध घोषित कर दिया, यानी दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। तो युद्ध नहीं था, ये एक अनिर्मित युद्ध था, लेकिन इसने शीत युद्ध की जो तीव्रता थी, जो उसकी गति थी, वो बढ़ा दी थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नाटो, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। 1949 में स्थापित यह पश्चिमी देशों का एक सैन्य गठबंधन था, जो सोवियत आक्रमणों का मुकाबला करने के लिए बनाया गया था। यानी जो नाटो था वो अमेरिका द्वारा बनाया गया था, पश्चिमी देशों द्वारा, ताकि सोवियत आक्रमणों को रोका जा सके। फिर वार्सा पैक्ट, जो कि 1955 में स्थापित, यह सोवियत संघ और उसके पूर्व यूरोपीय सहयोगों का एक सैन्य गठबंधन था। अब देखो अमेरिका वालों ने ये गठबंधन बनाया, क्या सोवियत संघ वाले पीछे रह जाते? तो उन्होंने वार्सा पैक्ट बनाया, ताकि जो अमेरिका वाले हैं उनके जो युद्ध वगैरह या फिर उनके आक्रमण को रोका जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं हाइड्रोजन बम का परीक्षण। 1952 में अमेरिका ने सोवियत संघ से पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। इसने परमाणु हथियारों की होड़ को और तेज कर दिया और परमाणु युद्ध की संभावना को बढ़ा दिया। यानी 1952 में अमेरिका ने सोवियत संघ से पहले हाइड्रोजन बम का परीक्षण कर लिया था, जिसकी वजह से जो सोवियत संघ था वो अमेरिका पर भड़क उठा था और शीत युद्ध का कहीं ना कहीं जन्म हो गया था, क्योंकि अमेरिका ने बताया ही नहीं था और उससे
बिना पूछे हाइड्रोजन बम का यूज़ कर लिया था, उनका निर्माण कर लिया था। अब हम देखेंगे तृतीय चरण, जो कि हमारा 1953 से 1957 तक स्टार्ट होता है, यानी 1953 से स्टार्ट होता है 1957 तक। अब तृतीय चरण में क्या क्या घटनाएं थी उनको देख लेते हैं। पहली घटना थी हमारी स्टालिन की मृत्यु। 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद सोवियत संघ में नेतृत्व परिवर्तन हुआ। नए नेता निकिता क्रुश्चेव ने आंतरिक सुधार और पश्चिम के साथ कम तनावपूर्ण संबंधों की नीति को अपनाया। यानी जो स्टालिन थे उनकी मृत्यु हो गई और जो नए नेता बने निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने सुधार की नीति को अपनाया और जो तनाव थे उनको कम करने का प्रयास किया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं जिनेवा शिखर सम्मेलन 1955 में अमेरिकी राष्ट्रपति डिवाइड आइजनहावर और सोवियत नेता निकिता क्रुश्चेव ने तनाव कम करने के लिए सह अस्तित्व के तरीकों पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। यानी जो तनाव थे उसको कम करने के लिए जिनेवा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं सेंटो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन और पेंटो मध्यम पूर्वी संधि संगठन साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका द्वारा स्थापित क्षेत्रीय सैन्य संगठन। यानी हम इस चरण को वेदांत के चरण के रूप में भी जान सकते हैं, क्योंकि इसमें जो हमारा युद्ध वगैरह है उसको और जो संघर्ष है उसको थोड़ा कम करने का प्रयास किया गया था। अब हम चलते हैं चौथे चरण की तरफ, यानी हमारा जो चौथा चरण है वो स्टार्ट होता है 1957 से 1962 तक। चलिए देखते हैं इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं। पहला आप लिख सकते हैं बर्लिन की दीवार। बर्लिन संकट के जवाब में सोवियत संघ ने 1961 में पूर्व और पश्चिम बर्लिन के बीच की सीमाओं को सील करने के लिए एक कंक्रीट दीवार बनाई। यह शीत युद्ध का एक प्रतीक बन गया और विभाजन यूरोप की वास्तविकता को दर्शाता था। यानी 1961 में पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन के बीच में एक दीवार बन गई, जो कि शीत युद्ध का एक प्रतीक के रूप में दिखाई देने लगी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट। 1962 में सोवियत संघ ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें स्थापित करने की कोशिश की, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो गया। 13 दिनों के तनावपूर्ण गतियों के बाद सोवियत संघ ने मिसाइलों को वापस ले लिया, जिससे दुनिया ने सामूहिक विनाश से राहत की सांस ली। यानी हम ये कह सकते हैं जैसे ही हमारा 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था, जब सोवियत संघ ने क्यूबा में अपने परमाणु हथियार रखे थे ताकि अमेरिका को निशाना बनाया जा सके। और ये 13 दिन तक बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण दिन रहे, क्योंकि अगर सोवियत संघ अमेरिका पर हमला करता तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व को इसका भुगतान करना पड़ता, कहीं ना कहीं पूरा विश्व को इससे प्रभावित होना पड़ता। और 13 दिन बाद ये जब परमाणु बम सोवियत संघ ने हटा लिए थे तो पूरे विश्व ने राहत की सांस ली थी कि हाँ, जो हमारे तीसरा विश्व युद्ध है वो होते होते रुक गया। ठीक है, अब हम देखेंगे पांचवा चरण, जो कि स्टार्ट होता है 1963 से 1979 तक। इसे हम वेदांत के रूप में देख सकते हैं किस तरह से। चलिए देखते हैं 1960 के दशक में उत्तरार्ध और 1970 के दशक की शुरुआत में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच संबंधों में सुधार का दौर आया। इन अवधि के वेदांत के रूप में जाना जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं 1960 के दशक, यानी जब 1960 का दशक खत्म हो रहा था और 1970 का दशक स्टार्ट हो रहा था, उसके बीच में जो अमेरिका और सोवियत संघ है उसके बीच के जो संबंध थे उनको थोड़े शांति मिली, थोड़े वो शांत हो गए। इसी वजह से इस चरण को वेदांत के रूप में जाना जाता है, जिसके दौरान दोनों देशों ने परमाणु हथियारों के नियंत्रण, व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहायक दिया। यानी इन दोनों ही देशों ने जो परमाणु हथियार थे उन पर नियंत्रण और व्यापार और सांस्कृतिक जो आदान प्रदान थे उसमें सहयोग को अपनाया, जिसकी वजह से इस चरण को वेदांत का चरण भी माना जाता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वियतनाम युद्ध। 1955 से 1975 तक अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के खिलाफ दक्षिणी वियतनाम में एक लंबा और विवादास्पद युद्ध लड़ा। यह युद्ध अमेरिका के लिए एक राजनीतिक और सैन्य हार थी और इसमें शीत युद्ध के अमेरिकी विश्वास को कमजोर कर दिया। यानी जो हमारा वियतनाम युद्ध था उसने कहीं ना कहीं शीत युद्ध में जो अमेरिकी विश्वास था उसको कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया, ताकि शीत युद्ध को थोड़ा ठंडा किया जा सके या शीत युद्ध को कुछ टाइम के लिए कम किया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं चीन अमेरिका संबंधों में समन्वयकरण। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति
रिचर्ड निक्सन ने चीन की ऐतिहासिक यात्रा की, जिससे चीन और अमेरिका के बीच संबंधों को समन्वय करने का मार्ग प्रस्तुत हुआ। इसने शीत युद्ध के वैश्विक गतिविधियों को बदल दिया और सोवियत संघ के खिलाफ चीन को एक स्वाभाविक सहयोगी के रूप में स्थापित किया। यानी 1972 में जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने चीन की यात्रा की और इस यात्रा ने दोनों ही देशों के जो बीच के संबंध थे उनको अच्छा स्थापित करने और शीत युद्ध को ठंडा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब हम चलते हैं छठे चरण की तरफ, जो कि हमारा स्टार्ट होता है 1979 से 1989 तक। ठीक है, ये हमारा छठा चरण है, जिसमें आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, सोवियत अफगानिस्तान युद्ध। 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया, जिससे एक लंबा और खूनी युद्ध हुआ। इस युद्ध ने सोवियत अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डाला और उसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। यानी जैसे ही हमारा छठा चरण शुरू होता है 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था, और ये जो हमला था ये बहुत लंबा और खूनी युद्ध के नाम से जाना गया, क्योंकि इस हमले में बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई और सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो भारी नुकसान में पहुंच गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं रणनीति रक्षा पहल SDI। 1980 के दशक में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने सोवियत बैलिस्टिक मिसाइल ने देश की रक्षा के लिए एक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करने की योजना का अनावरण किया। इसने सोवियत संघ के लिए एक नई चुनौती पेश की और अंतरिक्ष हथियारों की होड़ को जन्म दिया। यानी हम ये कह सकते हैं 1980 के दौरान में अंतरिक्ष हथियारों की होड़ भी शुरू हो गई, जिसने शीत युद्ध को और ज़्यादा बढ़ा दिया। अब हम इसकी समाप्ति की ओर देखते हैं, यानी 1989 से 1991 तक सोवियत संघ का पतन। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में सोवियत संघ आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रहा था। यानी 1980 का दशक आते आते जो सोवियत संघ था वो आर्थिक और राजनीतिक संकटों के बीच में घिर चुका था, और 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई और 1991 में सोवियत संघ का आधिकारिकता तौर पर विघटन हो गया, शीत युद्ध का अंत हुआ। यानी 1989 में बर्लिन की दीवार को गिरा दिया गया और 1991 में सोवियत संघ का आधिकारिकता आधार पर विघटन हो गया और शीत युद्ध का अंत हो गया। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ उसी के बाद शीत युद्ध समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, जो कि है वेदांत क्या है। वेदांत के उदय व पतन के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि वेदांत क्या होता है और इसका उदय और पतन कैसे हुआ। शीत युद्ध का थोड़ा विश्राम वेदांत, यानी हम वेदांत को शीत युद्ध के विश्राम के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि हमारा 1963 से 1979 तक चला था। अब हम इसका परिचय देख लेते हैं। शीत युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच तनावपूर्ण संबंधों में 1960 के दशक के अंत में 1970 के दशक की शुरुआती दिनों में एक अस्थायी शांति का दौर आया। इस अवधि को वेदांत के नाम से जाना जाता है। यानी 1960 से 1970 के दशक में जो वो अस्थायी शांति थी उसी को वेदांत के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच शब्द वेदांत का अर्थ था तनाव में कमी। यह अवधि शीत युद्ध की गतिशीलता में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने परमाणु हथियारों के खतरे को कम करने, कूटनीति को बढ़ावा देने और कुछ क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने में योगदान दिया। यानी वेदांत जो था वो तनाव को कम करने वाली स्थिति थी, जिसने शीत युद्ध में थोड़ा ठहराव ला दिया और जो खतरा था यानी परमाणु हथियार का खतरा था उसे कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास किया। अब हम देखेंगे वेदांत के उदय के कारण कि वेदांत जो था उसके उदय कैसे हुआ, क्या क्या कारण थे। पहला आप लिख सकते हैं परमाणु हथियारों का खतरा। क्यूबा मिसाइल संकट 1962 में दुनिया को परमाणु युद्ध की विनाशकारी क्षमता का एहसास दिलाया। दोनों महाशक्तियों ने स्वीकार किया कि परस्पर विनाश का सिद्धांत वास्तविक था और एक पूर्ण पैमाने पर परमाणु युद्ध किसी भी क्षेत्र के लिए जीत नहीं होगा। इसने परमाणु हथियारों के नियंत्रण पर सहयोग करने और परमाणु युद्ध के खतरे को कम करने की आवश्यकता को जन्म दिया। यानी दोनों ही महाशक्तियों ने, जब क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था तो दोनों ही महाशक्तियों ने ये देख लिया कि अगर कोई भी परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा तो पूरे विश्व को प्रभावित करेगा, चाहे वो सोवियत संघ हो या फिर अमेरिका हो, दोनों ही प्रभावित करेंगे अगर वो परमाणु बम का यूज़ करते हैं। इसलिए फिर उन्होंने बातचीत के रास्ते को अपनाया और जो क्यूबा मिसाइल संकट था उसको टाल दिया। अब हम देखेंगे आर्थिक बोझ। शीत युद्ध की हथियारों की
होड़ दोनों देशों के लिए आर्थिक रूप से बोझ बन गई थी। निरंतर सैन्य बिल्डअप ने घरेलू अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए कम संसाधन छोड़े। वेदांत ने दोनों देशों को हथियारों पर चर्चा कम करने और आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान किया। यानी दोनों ही देश जो हथियारों की होड़ में लगे हुए थे, कहीं ना कहीं जो घरेलू अर्थव्यवस्था थी वो कमजोर हो गई दोनों ही देशों की, और वेदांत ने दोनों ही देशों को अपनी अपनी अर्थव्यवस्था पर ध्यान देने के एक अवसर प्रदान किया, और जो हथियारों की होड़ थी उसको कम करके अपने देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने पर, बल देने पर जोर दिया था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं वियतनाम युद्ध की असफलता। अमेरिका के लिए वियतनाम युद्ध एक महंगा और अलोकप्रिय युद्ध साबित हुआ। इसने अमेरिका जनता के बीच युद्ध विरोधी भावनाओं को जन्म दिया और विदेश नीतियों में बदलाव की मांग की। वेदांत ने अमेरिका को विदेशी नीतियों को उलझाने के बजाय कूटनीति ही पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर प्रदान किया। यानी जैसे ही वो युद्ध हुआ तो सभी लोगों को ये पता चल गया कि युद्ध जो है सिर्फ विनाश लाता है, कभी विकास नहीं हो सकता। इसलिए अमेरिका के जो लोग थे उन्होंने युद्ध का विरोध करना शुरू किया, और वेदांत ने अमेरिका को युद्ध से हटके कूटनीतिक नीतियों पर ध्यान केंद्रित करने का एक अवसर प्रदान किया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आंतरिक राजनीतिक दबाव। दोनों देशों के आंतरिक राजनीतिक दबाव ने भी वेदांत को जन्म दिया। सोवियत संघ के नेता लियोनिद ब्रेजनेव आंतरिक सुधार पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने शीत युद्ध के तनाव को कम करने की आवश्यकता थी। इस तरह अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन घरेलू मुद्दों पर जनता का समर्थन हासिल करना चाहते थे, और विदेशी नीतियों में सफलता उन्हें ऐसा करने में मदद कर सकती थी। यानी दोनों ही देश जो थे, अब उनके नेता कहीं ना कहीं अपनी जो अर्थव्यवस्था थी, अपने जो घरेलू मुद्दे थे उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहते थे, शीत युद्ध को हटाकर शीत युद्ध को दूर रखना चाहते थे। अब वो भी शीत युद्ध से परेशान हो चुके थे। अब हम देखेंगे वेदांत के दौरान महत्वपूर्ण घटनाएं, यानी वेदांत के समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहली आप लिख सकते हैं आंशिक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, जो कि हुई थी 1963 में। इस संधि ने जमीन, पानी और वायुमंडल में परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे परमाणु युद्ध के खतरे को कम करने में मदद मिली। यानी ये जो संधि थी इसने परमाणु परीक्षण के कहीं भी, ना तो जमीन पर, ना पानी में, ना ही वायुमंडल पर जो परीक्षण होते हैं उसको रोकने का प्रयास किया, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गर्म रेखा समझौता, जो हुआ था 1963 में। इस समझौते ने वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच एक सीधा टेलीफोन लिंक स्थापित किया, जिससे दोनों नेताओं के बीच त्वरित संचार और स्वाभाविक संघर्ष को कम करने में मदद मिली। यानी दोनों ही देशों के बीच में जो टेलीफोन या फिर ये कहें बातचीत का जो साधन था वो बढ़ा, ताकि जो तनाव है उसको कहीं ना कहीं कम किया जा सके। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामरिक हथियार सीमा वार्ता, जो कि हमारी 1972 में हुई थी। इस संधि ने पहली बार परमाणु मिसाइलों की संख्या को सीमित किया जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के पास हो सकती थी। इसने परमाणु युद्ध को जोखिम को कम करने और वेदांत की भावना को मजबूत करने में मदद की। यानी ये जो थी ये परमाणु हथियारों की जो संख्या थी उसको कम करने और वेदांत की जो भावना थी उसको बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। अब हम देखेंगे वेदांत का पतन, कि वेदांत का पतन कैसे हो गया। जब ये इतना अच्छा चल रहा था, सारी चीजें सही थी, तो वेदांत का पतन कैसे हो गया। वेदांत का दौर भले ही तनाव कम करने और सहयोग बढ़ाने में सफल रहा, लेकिन यह एक नाजुक चरण था और अतः कई कारणों से इसका पतन हो गया। अब इसके कारण देखेंगे कि कौन कौन से कारण थे कि वेदांत जो था उसका पतन हो गया। पहला आप लिख सकते हैं विश्वास का अभाव। शीत युद्ध के गहरे अविश्वास का जल्दी दूर नहीं किया जा सका। दोनों देश एक दूसरे के इरादों पर संदेह करते रहे और एक दूसरे की गतिविधियों की जासूसी करते रहे। सोवियत संघ की पूर्व यूरोप में मानव अधिकारों के हनन और अमेरिका के तृतीय विश्व युद्ध में हस्तक्षेप ने दोनों पक्षों के बीच अविश्वास को कम करने की बाधा उत्पन्न की। यानी दोनों ही देश एक दूसरे पर अब विश्वास नहीं कर रहे थे। दोनों ही देश ये सोच रहे थे कि वो कोई ना कोई रणनीति बना रहा है हमारी ही जो हमें कमज़ोर करने के लिए, हमें हराने के लिए। तो उनके बीच जो विश्वास था उसमें कमी आ रही थी। ठीक है,
नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं क्षेत्रीय संघर्ष। शीत युद्ध के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में हुए संघर्ष ने वेदांत को कमजोर कर दिया। अंगोला, इथियोपिया और अफगानिस्तान में सोवियत संघ का सैन्य हस्तक्षेप अमेरिका के लिए चिंता का विषय बन गया, जिसने शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता को वैश्विक स्तर पर जारी रखा और वेदांत की भावना को कमजोर कर दिया। यानी जो क्षेत्रीय संघर्ष था वो बढ़ता जा रहा था, क्योंकि एंग्लो, इथियोपिया और अफगानिस्तान पे सोवियत संघ ने अपना कब्जा करना शुरू कर दिया था और जो वेदांत की भावना थी वो कमज़ोर होती हुई दिखाई देने लगी थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं हथियारों की ही दौड़। वेदांत के बावजूद हथियारों की दौड़ पूरी तरह से बंद नहीं हुई थी। दोनों देश नई और अधिक परिष्कृत सैन्य तकनीकों का विकास कर रहे थे। इसमें यह आशंका पैदा हुई कि वेदांत केवल एक अस्थायी चरण था और शीत युद्ध की प्रतिद्वंद्विता भविष्य की फिर से तेज हो सकती है। यानी जो वेदांत था वो एक स्थायी नहीं रहा, वो अस्थायी चरण था और वो कुछ टाइम बाद बदल गया और फिर से जो हथियारों की होड़ थी, जो प्रतिद्वंद्विता थी वो बढ़ने लगी और जो हथियार बना रहे थे दोनों ही देश एक दूसरे की होड़ फिर से करने लगे। नेक्स्ट चरण है हमारा अमेरिकी राजनीति में बदलाव। 1980 में रोनाल्ड रीगन अमेरिकी राष्ट्रपति बने। रोनाल्ड सोवियत संघ को दुष्ट साम्राज्य के रूप में देखते थे और वेदांत की नीति को कमजोर मानते थे। उनकी सरकार ने सोवियत संघ के खिलाफ सैन्य खर्च बताया और अधिक आक्रामक विदेश नीति अपनाई, जिससे शीत युद्ध का तनाव फिर से बढ़ गया। यानी जैसे ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो बदले, उन्होंने जो सोवियत संघ था उसे एक बहुत ज़्यादा बुरे देश के रूप में परिभाषित किया कि वो बहुत बुरा है, वो बिल्कुल भी सही देश नहीं है, सिर्फ अमेरिका ही सही है, अमेरिका की नीतियाँ ही सही हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं जो वेदांत था उसको बकवास समझा और जो शीत युद्ध है उसको बढ़ाने का प्रयास किया। अब आप इसके निष्कर्ष को देख लेते हैं कि आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं। वेदांत शीत युद्ध के दौरान एक महत्वपूर्ण अवधि थी जिसने तनाव को कम करने, परमाणु युद्ध के खतरे को कम करने और कुछ क्षेत्रों में सहयोग स्थापित करने में योगदान दिया। हालांकि यह एक नाजुक चरण था और अतः कई कारणों से इसका पतन हो गया। वेदांत की इतिहास हमें शीत युद्ध की जटिलताओं और परस्पर विनाश के खतरे को समझने में मदद करता है। यह हमें यह भी याद दिलाता है कि कूटनीतिक और संवाद के माध्यम से तनाव को कम करना और शांति को बढ़ावा देना कितना महत्वपूर्ण है। यानी जो वेदांत है वो एक तरह का थोड़ा सा टाइम पीरियड था जिसने शीत युद्ध के टाइम पे जो हथियारों की होड़ थी, तनाव था, उसको कम किया। और वेदांत जो है हमें ये बताता है कि किस तरह से हमें कूटनीतिक नीतियों को अपनाना चाहिए और जो हथियारों की होड़ है, तनाव है, इसको कम करना चाहिए ताकि शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना हो सके। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोवियत संघ के विघटन के 6 प्रमुख कारण। यानी सोवियत संघ जो था उसका विघटन क्यों हुआ, क्या कारण थे। सोवियत संघ जब इतना शक्तिशाली था, विश्व में महाशक्ति था, तो वो विघटन कैसे हो गया, उसके कुछ कारणों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पहला आप लिख सकते हैं आर्थिक समस्या। सोवियत अर्थव्यवस्था केंद्रीय नियोजित पर आधारित थी जो अक्षम और भ्रष्ट थी। यानी जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो कहीं कहीं अक्षम और भ्रष्ट हो गई थी। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में नवाचार और विकास की कमी थी, जिसके कारण जीवन स्तर में गिरावट आई और लोगों को असंतोष बढ़ा। यानी जो अर्थव्यवस्था थी उसमें नवाचार, नई चीज़ें नहीं थी, ना ही विकास था, जिसकी वजह से लोग जो थे वो उससे असंतुष्ट होने लगे और उनका विरोध बढ़ने लगा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक दमन। सोवियत शासन एक पक्षीय था और किसी भी प्रकार की राजनीतिक विरोध को दावा दिया जाता था। इसने लोगों में स्वतंत्रता और लोकतंत्र की इच्छा को जन्म दिया। यानी जो सोवियत संघ था वो एक पक्षीय शासन था और कोई और दूसरा पक्ष नहीं होने की वजह से वहाँ के जो लोग थे वो स्वतंत्रता और लोकतंत्र की तरफ प्रभावित होने लगे और उन्होंने स्वतंत्रता और लोकतंत्र की भावना को अपनाने का प्रयास किया। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट लिख सकते हैं जातीय तनाव। सोवियत संघ में कई अलग अलग जातीय समूह रहते थे, जिसमें से कुछ को अपने अधिकारों के लिए दबा हुआ महसूस होता था। जातीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ जिसने सोवियत संघ के एकीकरण को कमजोर कर दिया। यानी कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो जातीय दबाव था वो भी देखा जाने लगा, क्योंकि कुछ जातियों को दबाया जाता था और उन्होंने आगे चल के विरोध किया और अपनी जाति को ऊपर उठाने और अपनी जो
दबाव था या ये कहें उनकी जाति को जो दबाया जाता था उसको कम करने का प्रयास किया। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गोर्बाचेव के सिद्धांत। मिखाइल गोर्बाचेव ने 1985 में सोवियत संघ के नेतृत्व संभाला और पेरिस्ट्राइको पुनर्गठन और ग्लासनोस्ट खुलेपन की नीति शुरू की। इन नेताओं ने राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक सुधारों को बढ़ावा दिया, लेकिन वह सोवियत शासन के नियंत्रण को कमजोर करने में भी सफल रहे। यानी ये कह सकते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो थे, जिन्होंने एक पुनर्गठन और खुलेपन की व्यवस्था को अपनाया था, उन्हीं की वजह से जो राजनीतिक स्वतंत्रता थी और अर्थव्यवस्था में सुधार हुए और लोगों ने जो स्वतंत्रता थी, लोकतंत्र था, उसको पसंद करना शुरू किया और वहाँ की जो सरकार थी वो गिरनी शुरू हो गई। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव। शीत युद्ध के अंत में सोवियत संघ पर पश्चिमी देशों द्वारा लोकतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था को अपनाने का दबाव बढ़ गया। यानी शीत युद्ध जैसे जैसे अंत की तरफ बढ़ रहा था, वैसे वैसे सोवियत संघ पर पश्चिमी देशों का दबाव देखने को मिला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं दुर्घटनाएं। 1986 में चेरनोबिल परमाणु आपदा सोवियत शासन की अक्षमताओं और भ्रष्टाचारों का प्रतीक बन गई। इसने लोगों के विश्वास को और कमजोर कर दिया, सोवियत संघ के पतन में योगदान दिया। यानी ये जो दुर्घटना थी, इसने लोगों के विश्वास को कमजोर कर दिया और सोवियत संघ का जो विघटन था वो और तेजी से होने लगा। अब हम देखेंगे सोवियत संघ के विघटन के 6 प्रमुख परिणाम, यानी क्या क्या हुआ, सोवियत संघ के विघटन के बाद क्या परिणाम निकले। अब हम उन परिणामों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए। पहला आप लिख सकते हैं रूस का उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सबसे बड़ा उत्तराधिकारी राज्य बन गया। रूस ने एक नया संविधान अपनाया और लोकतांत्रिक चुनाव किए, लेकिन यह अभी भी राजनीतिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। यानी रूस जो था वो सोवियत संघ का एक सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बनकर सामने आया और रूस ने एक नए संविधान को अपना लिया और लोकतांत्रिक चुनाव करवाए, लेकिन ये अभी भी राजनीतिक आर्थिक चुनौतियों का सामना करता हुआ हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अन्य स्वतंत्र राज्यों के उदय। सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए स्वतंत्र राज्य बने, जिसमें से कई अभी भी अपनी राष्ट्रीय पहचान और राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 नए राज्यों का उदय हुआ, लेकिन वो कहीं ना कहीं अब भी अपनी अर्थव्यवस्था, अपनी राजनीतिक व्यवस्था, अपनी स्थिरता को बनाए रखने के लिए अभी भी वो संघर्ष कर रहे हैं, अभी भी वो स्टेबल नहीं हो पाए हैं। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं शीत युद्ध का अंत। सोवियत संघ के विघटन के बाद शीत युद्ध का औपचारिक रूप से अंत हो गया। इससे एक नए वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य तैयार हुआ, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरा। यानी हम ये कह सकते हैं जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ, शीत युद्ध भी खत्म हो गया और जो अमेरिका था वो एक महाशक्ति के रूप में सामने आया। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं आर्थिक उथल पुथल। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई पूर्ण सोवियत गणराज्य ने आर्थिक उथल पुथल का अनुभव किया। मुद्रास्फीति, बेरोजगार और गरीबी में वृद्धि हुई। यानी अब जो सोवियत संघ था, वहाँ के जितने भी राज्य या देश नए बने, उनमें आर्थिक उथल पुथल को देख सकते हैं और वहाँ के देशों ने मुद्रास्फीति, यानी जब मुद्रा जो होती है उसके ह्रास होता है तो वो मुद्रास्फीति कहलाता है। तो मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, गरीबी, ऐसे संघर्ष देखे, ऐसी चीज़ों में वृद्धि होने लगी और वहाँ के जो देश थे वो गरीबी की ओर बढ़ने लगे, अपने संघर्षों से लड़ रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक अशांति। सोवियत संघ के विघटन के बाद कई पूर्ण सोवियत गणराज्यों में जातीय संघर्ष और राजनीतिक अशांति हुई। यानी सोवियत संघ के विघटन के बाद वहाँ के जो समाज था उसमें अशांति पैदा हो गई, क्योंकि सभी जो देश थे उनमें कोई जाति के आधार पर, कोई राजनीति के आधार पर आपस में लड़ने लगे देश के अंदर ही। तो वहाँ की जो स्थिति थी वो अशांति की स्थिति पैदा हो गई। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में परिवर्तन। सोवियत संघ के विघटन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में को बदल दिया, नए राज्यों के साथ संबंध स्थापित किए और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में शांति का संतुलन बदल दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो थे सोवियत संघ के, अब वो कहीं ना कहीं बदल गए थे, क्योंकि अब सोवियत संघ नहीं रहा, इसे 15 अन्य देशों में विभाजित कर दिया। अब 15 अन्य जो देश थे उनके अंतर्राष्ट्रीय संबंध अलग अलग बनने लगे, जिसकी वजह से ये
प्रभावित हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ही क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपने अभी तक मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा, हमारे चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी को भी सब्सक्राइब कर लिया होगा। एंड यहाँ आपका पूरी जो यूनिट 2 का पार्ट बी है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। एंड फॉर मोर वीडियोस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब चैनल एंड ब्लॉगर के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आप हमारी जो अपकमिंग वीडियोस हैं उन्हें मिस ना कर पाएँ। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आपने हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि यहाँ जो मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन पढ़ाए हैं वो आप PDF के रूप में देख सकते हैं और अपनी और अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये फ्री में प्ले स्टोर से मिल जाएगा ऐप और ये सारे ही नोट्स आपको फ्री में ही प्रोवाइड कराए जाएंगे और उसके बाद आप अपना हॉल टिकट और जो डेट शीट वगैरह है सारी चीज़ें आप इस ऐप पर देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए फिर आप इसे डाउनलोड कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।